इसको गलत बात मान रहा हूँ। प्राचीन काल में भारत, मिस्र, इजिप्ट, चीन, ग्रीस, यूनान, इसके बीच में कितना व्यापार होता था। 2500 साल पहले 3000 बहुत व्यापार होता था। आज भी अगर आप केरल से लेकर तमिलनाडु तक बीच रास्ते में जाएंगे, आप उस काल के यूनान से या रोम से उसके सिक्के आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे, जो दिखाता है कि कितना व्यापार होता है। और इस व्यापार के साथ ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। हमारे ज्ञान बढ़ते गए, उनके ज्ञान बढ़ते आए। कोई ज्ञान को चुरा के नहीं ले गया, इसको कोई हमने पेटेंट करके नहीं लिखा हुआ था कि जो में बंद कर ये आदान प्रदान एक मनुष्य उसका ज्ञान नहीं। तो ये आइडिया ही गलत है कि वो चुरा के ले गए, हमारा ज्ञान था वो गलत है उसका। अगर इसरो के डायरेक्टर अपनी ये ढूंढते हैं कि हमारे पास वेद के ज्ञान से इससे बढ़िया ज्ञान था, तो आप पहले ये बता के चाहिए कि इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं उनसे कहिए जो आप आधुनिक गणित, फिजिक्स कहने से कि पहले हमारे पास ज्ञान था, बहुत बढ़िया ज्ञान था। मैं भी मानता हूँ बहुत बढ़िया ज्ञान था, मैंने इसके बारे में बहुत खूब स्टडी किया है। पर वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते दूसरी दुनिया में और सभ्यताओं में ज्ञान बढ़ते बढ़ते आज जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं वो विज्ञान है। तो ऐसे ही तो ज्ञान बढ़ता है, तो हमें इसको स्वीकार करने में क्या डर है? डर नहीं है, केवल एक आपके ऊपर एक आइडिया थोपा जा रहा है कि हम विश्व गुरु। सबसे पहले हमारे पास ज्ञान था, आज भी जो हमारे पास ज्ञान है वो सबसे बढ़िया ज्ञान है, सबसे बेहतर ज्ञान है। और ये आइडिया आपको देने के लिए ये दिखाया गया है। लास्ट मेरे पास 5 मिनट बाकी है, एक और चीज़ बता दूं। मैंने अभी तक आपको बताया विज्ञान के अंदर अवैज्ञानिक सोच और बिना तर्क बिना तर्क के जो बात की, क्योंकि मुझे इसकी गूंज वापस आ रही है तो मैं सोचता हूँ डर के कि ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो ठीक, तो मैं एक बात और पे जिक्र करता हूँ। अभी तक मैंने बात किया कि विज्ञान के अंदर ही कैसे अवैज्ञानिक सोच आपके सामने रखा जा रहा है। अब मैं दूसरे 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं कि सामाजिक मामलों में भी तर्क आधारित बात को नहीं रखा जा रहा आपके सामने। और जहां तर्क को निकाल के जनता के सामने रखने की एक संभावना है, उसका विरोध होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो तर्क हमने सामने रखा उसके विरोध में आपने बोला तो ये गलत है, देशद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है और फलाना है। तर्क से हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी बात को लेके। और इसका उदाहरण मैं एक नहीं, आज मैं साथ में वो कटिंग नहीं लाया, अभी हाल में 5 दिन पहले हिंदू नाम का अखबार है, उसमें एक एडिटोरियल छपा था जहाँ पे 12 सरकारी रिपोर्ट का जिक्र किया है। 12 सरकारी रिपोर्ट जहाँ पे आंकड़े दिए हैं, सरकारी संस्थाओं के जरिए शोध करके आंकड़े इकट्ठे करके सर्वे करके जो रखा है बेरोजगारी पे, आर्थिक बढ़ोतरी पे और कुपोषण पे, मेलन्यूट्रिशन पे, इस पे सरकारी रिपोर्ट है। WHO के रिपोर्ट हैं जो सरकारी आंकड़ों पे आधारित। 12 रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया है। उसको कहा कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिक में जारी नहीं करेंगे, हम इसके बारे में पुनर्विचार करेंगे। भाई आंकड़े तो आंकड़े हैं, उसके बारे में आप पुनर्विचार क्या करोगे? या तो है या नहीं है। तो ये आंकड़ों को दबाना मतलब यही बनता है जो मैं कह रहा था, तर्क आधारित सोच के बिल्कुल खिलाफ रहता है कि आपने तर्क को ही हटा लिया, तर्क को सामने आने नहीं दिया, तो आप फिर बात को क्या रखोगे बीच में कि जो भी हम कहेंगे वो है, जो आप लोग कहोगे उसको विरोध में वो गलत है।
कैसे गलत है, आप तर्क दिखाओ। तर्क नहीं है हमारे पास। कोविड के दौरान उनसे पूछा गया था कि शहर से लेके गांव को कितने लोग वापस गए थे। लोकसभा में जवाब उनका था, हमारे पास आंकड़े नहीं। कितने लोग बिना ऑक्सीजन के अस्पताल में मरे थे, हमारे पास आंकड़े नहीं। तो हर चीज के आंकड़े नहीं है तो आप भी आप सवाल पूछो तो ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप कह रहे कैसे कह रहे हो, तो उनको गुस्सा आता है। लेकिन विज्ञान या वैज्ञानिक हमेशा खुशी जाहिर करते हैं अगर उनको गलत साबित किया जाता है तो। इसलिए आप लोग तय कीजिए कि वो लोग सही हैं या विज्ञान सही है। साथियों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए जो बातचीत रखी गई है कि कुछ वरिष्ठ साथियों की टिप्पणी हम लोग चाहते हैं। जैसे कि बताया सुरेश जी ने कि हमारे अलग अलग फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स लोग ज्ञान विज्ञान आंदोलन हरियाणा के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कल ही एक चीज पढ़ रहा था कि विज्ञान में काम करने वालों को दूसरे विधा में काम करने वाले लोग कई बार नकार देते हैं। कहते हैं यार तुम तो साइंटिस्ट हो, हम अर्थशास्त्री हैं या हम साहित्य विद्यार्थी हैं, आप हमारे ऊपर मत ला दो अपनी विज्ञान की बातचीत। लेकिन अगर हकीकत में बातचीत करोगे तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं और मिलकर एक नई चीज देते हैं। ऐसा ही एक रिसोर्स पर्सन को मैं इनवाइट करता हूं, एक एक्सपर्ट्स को मैं इनवाइट करता हूं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। मैं उनकी इंट्रोडक्शन दूं तो साइंटिस्ट कम इकोनॉमिस्ट हैं वो। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी इस प्रोग्राम पे टिप्पणी रखें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज राष्ट्रीय वैज्ञानिक मानसिकता दिवस है और दोनों मुख्य स्पीकर्स ने हमारे सामने साइंटिफिक टेम्पर और उसको हमारे समाज में इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से हमें बताया है। प्रमोद जी ने बताया कि आज से हम जन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और ये 7-8 महीने तक हम करेंगे। तो रघु ने बताया कि हमारे सामने इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस जो हैं, खास करके 2014 के बाद जो आ गए हैं, उनको हमें किस तरह से जो है सर्कुलेट करना है ताकि लोगों का साइंटिफिक टेम्पर जो है बढ़ता जाए। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक विरासत है उसको आउटराइटली हम रिजेक्ट कर दें। कई बार हम साइंटिफिक टेम्पर के चक्कर में उसे भी आउटराइटली रिजेक्ट कर देते। मेरा अपना फर्स्ट हैंड अनुभव है कि मैं सारी ज़िंदगी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया और प्रोफेसर भी रहा। तो मैं 2013 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में, उसका मैं डायरेक्टर था। एक दिन क्या हुआ जून के महीने में कि मेरे सारे एम्प्लॉय एज ए डायरेक्टर, मैं उसका बॉस था सारे का, और मेरे पास आए 7-8 एम्प्लॉयज़ और आके मुझे कहा कि जून में आज जो है बड़ा मंगल है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है भंडारा करें। अब मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उस समय तक तो कभी धार्मिक बातें ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना यूनिवर्सिटी में मैंने देखी नहीं थी। तो यूं ही एम्प्लॉयज़ आए तो मैंने आउटलाइन लिखा नथिंग डूइंग। मतलब ये जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर आपने भंडारा लगाना है तो जाके बाहर सड़क पे लगा लो।
अच्छा ये भी, और मैं नया नया गया था, मैं मार्च में ज्वाइन किया था, जून में मेरे पास एम्प्लॉयज आ गए। तो लेकिन शाम को जा करके मैं सोचता रहा कि ये चक्कर क्या है। तो शाम को मैंने जो है अपने 2-3 जो पुराने लखनऊ में मेरे दोस्त थे उनसे मैंने फोन पे पूछा, मैं कहा बड़ा मंगल क्या है ये। तो एकदम से एक ने कहा, कहता सुंदर जी ये नहीं है, मतलब ये हमारे तो गंगा यमुनी कल्चर का जो है ये बहुत बड़ा सिंबल है, मैं इसके पीछे कहानी क्या है ये बताओ। तो उसने बताया कि कोई यहाँ की नवाब और उसकी बेगम जो है उन्होंने कभी मांगा होगा बच्चे के लिए, और जो है हनुमान जी की मतलब जो है कृपा हो जाए, उनके बेटा हो गया। और उसने जो लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर है वो उसने बनवाया। लेकिन उसने उसके साथ साथ एक कल्चरल ट्रेडिशन शुरू की। वो ट्रेडिशन ये थी कि सारे हिंदू और मुस्लिम इस जून वाले महीने के जितने भी मंगलवार होंगे उनको भंडारा लगाएंगे और सारे इकट्ठे मिल करके बनाएंगे, और सारे लखनऊ के लोग अमीर से अमीर और गरीब से गरीब जो है वो वहाँ पे आकर के भंडारे में ही खाना खाएगा। जब मैंने ये सुना तो मैं थोड़ा हिलसा गया। मैं कहा यार ये तो एक अच्छी बात थी जिसको मैंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मंगलवार को मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैं कहा मेरे को जरा ये भंडारे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं मेरे को चल के दिखा के लाओ। मैं 5-7 जगह लखनऊ में गया और सारा देखा कि लगभग लखनऊ सारे का सारा जो है भंडारे से ही खाना खा रहा है, चाहे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। और जो ही मैं वापस आया और आकर के शाम को, और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उनको दिए और कहा भाई अगले मंगलवार जो है भंडारा आप भी लगाओ। अब भले ही ये साइंटिफिक टेम्पर के पैमाने के ऊपर ये बातें काफ़ी ज़्यादा अनसाइंटिफिक भी लगेंगी, लेकिन जो उसका कल्चरल इम्पैक्ट है वो बहुत ही पावरफुल था भाईचारे में। आप देखेगा कि लखनऊ में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए ही नहीं, इवन 1947 में भी नहीं हुए थे। आखिर जो इस तरह की चीजें हैं, मेरा कहने का मतलब है कि कल्चर में बहुत सी इरेशनल चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन उससे जो रैशनल जो वैल्यूज इम्बाइब करते हैं हम, शायद उनको प्रिजर्व करना चाहिए, और जो चीजें हमें अंधविश्वास फैलाती हैं उसको हमें अटैक करना चाहिए। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब जो है हम जन विज्ञान ये मूवमेंट जो है उसको शुरू करने की जा रहे हैं, तो पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी समाज में यानी कि हरियाणा के अंदर जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, ये हिस्टोरिक वैल्यूज हैं या इथोस क्या हैं, हमारे संस्कार में क्या हैं, और इसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। जब तक जो है हम जाकर के जो है हर आदमी को संस्कारों में हमें क्या मिला हुआ और उन संस्कारों को रिप्लेस करके साइंटिफिक सोच, जैसे कि रघु कह रहे थे कि क्वेश्चन करना, काजेशन देखना, भाई ये क्यों है, ये जवाब सवाल ही अपने आप में लोग करना शुरू कर दें, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो साइंटिफिक प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में अगर आप मूवमेंट शुरू कर रहे हो तो उसके लिए गहराई से सब पहले हमें हरियाणा के लोग जो हैं, अलग अलग जगह के जो हैं, उनकी सोच, उनके संस्कार, उनकी वैल्यूज, और उसको बदल के साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत है, थोड़ा उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी वैज्ञानिक रुझान की बात कही है, ये अपने घरों में भी बांट लियो, दूसरे के पड़ोसियां के नहीं देखनी, अपने तो शुरू करनी है यह चीज। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद। उनका अध्यापक होके और साक्षरता अभियान के साथ जुड़ा तो उसमें मैंने समाज के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें जो है ना मिली, और गांव गांव में जाके हमने प्रचार किया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, और उसके बाद उस सारे अनुभव को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में मैंने अपने सभी विद्वत गुण के सामने
रखा है। मेरा प्रयास है कि ये अभियान बहुत कामयाबी मिले, इसमें बहुत गहराई है। मैंने बहुत माइन्यूटली डॉक्टर दाभोलकर और अन्य जितने भी लोगों ने संघर्ष किया है इसमें, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है अपनी किताब के अंदर। तो मैं आभारी हूँ कि मुझे आपने समय दिया और मेरी बात को सुना। धन्यवाद। गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ और इंडिया के 8-10 स्टेट में मैंने नौकरी की है और मेरे को आदिवासी क्षेत्र में शुरू के जवानी के 12 साल नौकरी करने का मौका मिला। मैंने 48 साल में पहले व्यक्ति अशोक शर्मा जी मिले जिन्होंने अंडमान का जिक्र किया, जहाँ मैंने 7 साल सर्विस की 1974 से 81 तक। और जिन आदिवासियों का नाम आपने लिया, मैंने उनमें खूब काम किया है। एक आदिवासी, वैसे तो 6 प्रजातियां हैं वहाँ पे, आपने कोंगी और जरावा, सेंटिनल, उनके नाम लिए, निकोबारी, अंडमानीज भी हैं। और सबसे विचित्र एक आदिवासी हैं शोम्पेन। आप कभी भारतवर्ष का नक्शा देखोगे तो सबसे लास्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, जो हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, ये गलत जानकारी है। ये कश्मीर से इंदिरा पॉइंट है जिसको पिमिलियन पॉइंट कहते हैं। वो इंडोनेशिया से 90 नॉटिकल माइल है। वहाँ पे एक प्रजाति रहती है शोम्पेन, और मैं वहाँ टीचर भी था 3 साल तक। और जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को उस प्रजाति के कुछ व्यक्तियों को बुलाया जाता था प्रशासन द्वारा, आपको जानकर बड़ी अजीब लगेगा, वो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल एबोरिजिनल स्थिति में रहते हैं। वहाँ तो लंगोट सा लपेट के लाते थे, वैसे बिल्कुल नंगे रहते हैं। और मैं जब उनसे बात करता था, आपका नाम क्या है, जो हमारी भाषा नहीं जानते, मैं जैसे ही वाक्य खत्म करता था वो पूछते थे आपका नाम क्या है। वो जो बोलोगे उसको रिपीट कर देते थे। अब इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीजनिंग या विवेक या तर्क, इस पर हम जरूर चर्चा करें। 7 साल मैंने वहाँ काम किया। शोम्पेन के साथ साथ मैं जरावा में भी गया। डीएसपी बलवंत सिंह जी सरदार जी थे, उन्होंने एक बड़ी सी फ्रेंडली रिलेशन भी बनाया। वो सेंट्रल तक का कोई गया ही नहीं है। फिर मैं बस्तर, छत्तीसगढ़ है जो, वहाँ में मैंने 5 साल सर्विस की। वहाँ 8-10 ट्राइब्स हैं, माड़िया, मुंडा, दोरली और बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। आपका सभ्य समाज भी जो अलाउ नहीं करता, वो उनके यहाँ एक रीति रिवाज है, जवान लड़के और लड़कियाँ अनमैरिड, ओनली अनमैरिड, एक घोटुल प्रथा है। रात को वहाँ इकट्ठे होते हैं, डांस करते हैं, अपनी कल्चर के बारे में जानते हैं, अपने रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करते हैं, बट नो सेक्स, और अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो तीसरा, आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या कहेंगे, अगर आप दूध में लस्सी, शीत जिसको कहते हैं, बटर मिल्क डाल देते हो तो फट जाता है। लेकिन हमारे हरियाणा में गोजी बोलते हैं, गोजी, शीत बटर मिल्क में जब दूध धोने से पहले धार मार देते हैं तो दूध नहीं फटता है, और उसको हम खिचड़ी के साथ बड़े प्यार से खाते हैं। तो हम, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ट्रंप और बुश और फलाना, इसके बारे में तो बाद में जाने। मेरे प्रदेश के कुशाल सिंह दैया ने अपना सिर काट के, गुरु तेग बहादुर जैसी शक्ल थी, उन्होंने दे दिया था। वो बहुत सारे पढ़े लिखों को भी नहीं पता है। बहुत सारे हमारे पढ़े लिखों को हरियाणा के बारे में जीरो नॉलेज है, जो अपने आप को बहुत डिग्रियां लेकर के बहुत बड़े, उनको ये कहते हैं कि ये बड़े ही विद्वान लोग हैं, होंगे, अपने सब्जेक्ट के होंगे। मैंने भी 5 सब्जेक्ट में एमए किया है, लेकिन मेरे को जो ज्ञान, मेरी माता जी बिल्कुल अनपढ़ थी, मेरी दादी अनपढ़ थी, उनसे जो लिया है मैंने, वो कहीं भी नहीं मिला मेरे को। कितना ही पढ़ लो, इन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करो और जानकारी
देने का प्रयास किया था। समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विज्ञान का ग्लैमर से कोई संबंध नहीं है। आज के माहौल में एक ग्लैमर पैदा किया जा रहा है और उसके धरातल पर अवैज्ञानिक बात थोपी जा रही है। अगर मैं चमचमाते कपड़े पहनकर, बहुत सारी मालाएं डालकर, बहुत ऊंचे मंच पर बैठकर ये कहूं कि जो मोर के जो आंसू होते हैं उससे मोरनी गर्भवती होती है, तो ये बात सच नहीं हो जाएगी। हमें इस ग्लैमर में से बचना होगा और इसमें से सच्चाई को सामने लाना होगा। दूसरी बात, आस्था का जागृति से कोई संबंध नहीं होता। अभी मुख्य वक्ता महोदय ने आस्था को लेकर एक बीच का रास्ता हमारे सामने लाने की कोशिश की। आस्था हमेशा हमें जड़ता की तरफ लेकर जाती है। आप देखिए, अभी नासा ने जो खोज की वो ये थी कि जिसे हम राम सेतु कहते हैं, ऐसे दुनिया में 8 सेतु बने हुए हैं समुद्र में, और वो जो समुद्री मोंगा होता है, सी कोरल, उसके छिलके से बनता है। और जो यहाँ जो बना हुआ उसकी वो 17.5 लाख साल पुराना है, और 17.5 लाख साल पहले तो मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था। होमो सेपियन भी मेरे ख्याल 1 लाख 1.5 साल पहले की बात है सिर्फ। तो हम उसको लेकर कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ तब इंजीनियर थे, और कौन सा सिलेबस था, और कौन बनाने वाले थे, और कौन पढ़ने वाले थे। तो हमें इन बातों को देखना होगा। और तीसरी बात, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इन बातों को हम आगे लेकर जाएं। हम नागरिक हैं और हमारे भीतर नागरिक चेतना है, और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी वैज्ञानिक जानकारी है उसे अपने तक ना रखकर लोगों के बीच जाएं। जहाँ भी ऐसी चर्चा हो रही हो, विनम्रता से, तर्क से अपनी बात रखें। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्य वक्ताओं उठाते हैं उस आम आदमी की आस्था का, उनसे हमारा विरोध है। अभी जैसे मैंने कहा था, कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप आ सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यही मतलब है। मैंने अपनी तकरीर में बताया भी था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समतामूलक हो, जहाँ पे लोगों की रोज़मर्रा की जो बेसिक सुविधाएं हैं सबको मिलें, और एक बेहतर समाज की संरचना करें। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का काम है, विज्ञान का नहीं है। जहाँ तक विज्ञान की बात है, हम पंखे में बैठे हैं, कहीं एसी भी लगा सकते थे। ये जगह जगह तस्वीरें लगी हैं, लाइट है, बिजली है, ये सब विज्ञान की देन है। यहाँ पे कुर्सी से लेके, फर्श से लेके छत तक कोई एक चीज़ बता दो जो धर्म ने दी हो, सारी विज्ञान की दी हुई है। वो तो बात हो गई अलग। तो ये विज्ञान में नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आता है, और वही हमारी लड़ाई है कि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो हम इन चीज़ों की लड़ाई लड़ेंगे, वरना हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ेंगे, नूह में लड़ाई लड़ेंगे, मणिपुर में लड़ाई लड़ेंगे, या कहीं और मेरठ में लड़ेंगे, मलियाना में लड़ेंगे। एक और मैं इसलिए यहाँ आया कि एक और माल, एक और कमोडिटी बाजार में आजकल घूम रही है, एक नया सौदा आया है, उसका नाम है स्पिरिचुअलिज्म। वो कहते हैं जी कि हम रिलीजियस तो है नहीं, पर हम स्पिरिचुअल हैं। बात एक ही है। असल में रिलीजन कहने में थोड़ा लो फीलिंग होता है। रिलीजियस, धर्म, बाबे, ये जो है गरीब लोगों के लिए, देहाती लोगों के लिए, बिन पढ़ों के लिए, गांव की बीरबानियों के लिए, इन सब के लिए है। स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा हाई फीलिंग होती है कि हम पढ़े लिखे हैं, IIT, IIM के ग्रेजुएट हैं, या हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं, या वाइस चांसलर हैं। बात वही है, लेवल अलग अलग है। इसमें चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो या धर्म हो, वो ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल ही है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बता देता हूँ। मैं नौकरी में था, और एक भी बाबा इंडिया का ऐसा नहीं है, रामदेव को छोड़ के, क्योंकि ये तो विदेश इस तरह जाता नहीं, चाहे वो अम्मा जी हो, अमृतानंदमयी, या दीपक चोपड़ा हो जो अमेरिका बेस्ड हैं, या ब्रह्म कुमारियाँ हों, जो भी हो, चाहे जग्गी साहब हों, इन सब के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है, इन सब के साथ मैंने प्रेजेंटेशंस किए हैं, मैं बोला हूँ। मैंने उनकी बड़ाई नहीं की, मैंने साइंटिफिक टेम्पर पे वहाँ भी बात की है। हाँ, साथ में इंडियन कल्चर पे बात की है कि वो बुरा ना मान जाए।
ये डबल श्री रविशंकर, श्री श्री 108, एक और श्री लगने वाला है, अब ट्रिपल श्री होने वाले हैं जल्दी। वो आए, उन्हें बुलाया नहीं गया था। जो कजाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई तो हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया था। अब मुझे बार बार फोन आने शुरू हुए, भाई हमारे बाबे को नहीं बुलाया जो सबसे ज़्यादा क्लोज है मोदी जी के। मैंने कहा बुलवा देते हैं। तो मैंने वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर मेरे दोस्त थे, उनसे कहा, उन्होंने बुला लिया। अब चूंकि आखिरी पॉइंट पे बुलाया गया था तो उनको हेड टेबल पे जगह नहीं मिली। वो मैंने कहते भाई मेरे हाथ में नहीं है, जिनको इन्होंने ऑलरेडी अक्षरधाम वालों को दे रखी है पीएमओ के कहने से, अब मैं इसे नहीं बदलवा सकता। खैर उसके बाद रिसेप्शन हुआ तो कई जगह वो गए, मैं उनके साथ स्टेज पे नहीं बैठा। मैंने एक जो गुजराती ओरिजिन के साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर थे उनको बिठा दिया। मैंने कहा भाई ये डिवोट हिंदू है, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, सबको पता है, कॉमरेड आदमी हूँ। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया रिसेप्शन में, कहने लगे कि शर्मा जी पता लगा कि आप वामपंथी हैं। मैंने कहा उसमें क्या बुराई है। कहने लगे आप धार्मिक नहीं है। मैंने कहा मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, आप जरूरत महसूस करा दीजिए, बन जाऊंगा मैं। कहने लगे आपको भगवान को भी नहीं मानते। मैंने कहा मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, मुझे दिखाई नहीं दिया, अब जो चीज़ दिखती नहीं मैं उसमें विश्वास नहीं करता। फिर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप धार्मिक ना कहते हो पर आप स्पिरिचुअल तो होंगे। मैंने कहा हाँ जी जरूर हूँ, स्पिरिचुअल जरूर हूँ। रोज शाम को 7 बजे के बाद मैं स्पिरिचुअल हो जाता हूँ, पर कम से कम ब्लैक लेवल और शिवास लीगल चाहिए, उससे नीचे में होता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं सुधरेंगे। मैंने कहा मुझे सुधरने की जरूरत भी नहीं है। सीधी ये बात है कि स्पिरिचुअलिज्म भी वही है, ये एक नया इन्होंने मुलम्मा चढ़ाया है। और यहाँ पे भी मार्केट सेगमेंटेशन है। जो गरीब हैं बेचारे, गरीब गुरबा जाहिल लोग हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दरिद्र हैं, उनके लिए तो बागेश्वर बाबा है। लोअर मिडिल क्लास हैं, रामदेव जी हैं। मिडिल क्लास हैं, डबल श्री रविशंकर हैं। और जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए इनर इंजीनियरिंग वाले हमारे बदगुरु, सदगुरु नाम लिखा हुआ है वैसे उन्होंने, वो हैं, वो जग्गी वासुदेव। ये कोई नहीं पूछता कि इसने अपनी बीवी को कैसे मारा, कैसे पैसे दे के पुलिस से छूटा, कैसे उसके घर वालों को इसने धमकी दी और पैसे दिए, किस तरह इसने आदिवासियों की जमीन कब्जा रखी है, किस तरह से धंधा करता है, पैंटों से लेके जीन्स माने टी शर्ट से लेके दवाइयों तक हर चीज़ बेचता है। ये भी पतंजलि की तरह। इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता। भाई ये है कि चूंकि अंग्रेजी बोलता है, हाँ जो चीज़ अंग्रेजी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। आमतौर पर लोग सोचते हैं जैसे आप IIM के, IIT के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए होते हैं तो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का आदमी बड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है, हाँ जी इनर इंजीनियरिंग ये वो भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा रिफाइंड है। फ़र्क इतना है, थोड़ी अपर क्लास के लिए है, उनका थोड़ा लेवल थोड़ा सुपीरियर महसूस करते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल कह के, बाकी सौदा वही है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि आस्था जरूर रहे आप लोगों की। आस्था कौन सी आस्था रहे? जिससे किसी को नुकसान ना हो। भगवान में विश्वास करें या नहीं करें, यदि असल में होता क्या, इससे मैंने कहा कि आपको कुछ संबल मिलता है भगवान से। अभी हमारे पास हर चीज़ का जवाब नहीं है, हो सकता है कभी ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेमतलब की कहानियों में विश्वास करना शुरू कर दें, जो कि परियों की कहानियां हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विक्रमादित्य नाम का कैरेक्टर मुझे नहीं मिला। आजकल व्हाट्सएप पे घूमता, विक्रमादित्य का क्यों नहीं नाम लेते, विक्रमादित्य सबसे बड़े सम्राट थे। बाद में मैंने ढूंढा तो ये विक्रम और वेताल वाला चंदा मामा का विक्रमादित्य है, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भारत का सबसे बड़ा राजा कहते हैं। थोड़े दिन में ये होगा कि जो चंद्रकांता संतति है वो इतिहास बन जाएगा, जैसे पद्मावत जायसी की इतिहास बन गई, जैसे कि जोधाबाई कोई थी ही नहीं, अनारकली कोई थी ही नहीं। अनारकली तो एक लव एंगल देने के लिए के आसिफ ने डाला था मुगल आजम में, अब अनारकली हिस्ट्री बन गई। इसी तरह जोधाबाई नाम की कोई औरत नहीं थी, एक हरकूबाई तो थी बेगमों में, पर जोधाबाई कोई नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह का ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक टेम्पर जो है, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। छोटी मोटी इंडिविजुअल चीज़ों के खिलाफ लड़के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो मेन चीज़ें हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है अच्छे वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना,
ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, आपके बच्चों को एजुकेशन मिले, सस्ती या फ्री मिले, जैसा कि सभी कंट्रीज में हो रहा है। पूरा यूरोप 12वीं तक, यानी कि अमेरिका भी जो पूंजीवाद का सबसे बड़ा अलंबरदार है, अमेरिका में 12वीं तक की शिक्षा सबसे अच्छी है और कोई भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता, चाहे अमेरिका और कनाडा हो। मुझे इसलिए पता है कि मेरे बच्चे खुद वहाँ सरकारी स्कूल में जाते थे, प्राइवेट में नहीं जाते थे। इसी तरह हेल्थ का पूरे यूरोप में, अमेरिका को छोड़ के कनाडा में भी सारे यूरोपियन कंट्रीज में, और जो सोवियत यूनियन टूट गया उसके गरीब से गरीब कंट्री लाइक ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान में भी हेल्थ अप टू टर्शियरी लेवल, जिसे हम तीसरा दर्जा कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, पूरी की पूरी हेल्थ फ्री है हर एक के लिए, एजुकेशन फ्री है हर एक के लिए। भले ही वो भूखे नंगे हो गए थे, देश टूट गया था सोवियत यूनियन, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक मिनिमम इनकम ये कभी नहीं छोड़ी। तो हमें एक ऐसा समाज बनाना है, और यदि हम एक ऐसा समाज बना देंगे तो ये जितने भी बाबे हैं अपने घर बैठ जाएंगे। सो इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। मेरे से कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मैं अंग्रेजी में सोच के हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा था, मैं लिख के भी लाया था, लेकिन मैंने कहा यार लिख के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो थोड़ा मेरी सोच में स्लो तो हो जाती है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों ने हिंदी में बोलने का मौका दिया, और एक कॉन्फिडेंस भी हुआ कि आगे से मैं इस तरह की सेमिनार्स में अच्छी तरह बोल पाऊंगा। थैंक यू। 77 साल हम देश को आजाद हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर करके यहां तक के समुद्री जहाज को हजारों मन क्विंटल लोहे को समुद्र के ऊपर तैरा दिया, लकड़ी के ऊपर मेहनत कर करके नाव बनाकर जमुना के अंदर उसको तैरा दिया, और तरक्की जितनी हुई है वो आदरणीय चीफ गेस्टों ने हमें बताया है। क्या ऐसी भी आज की जरूरत है, या शुरू से अब तक, या आने वाले टाइम में, जैसे आज की हुकूमत कह रही है कि 2047 तक यह हो जाएगा, क्या वैज्ञानिकों ने ऐसा टारगेट रख दिया है, ऐसा कोई साल रख दिया है कि तब तक पूरे मुल्क की, पूरे 36 बिरादरी की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मानसिकता बदल जाएगी? क्या विज्ञान ने और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है? तो मैं समझता हूं, मेरा आदरणीय चीफ गेस्टों से सवाल यह है कि क्या हमारी अपनी बेसिक पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स, और जहां जहां हमें सामाजिक तौर पे जहां हम प्रोग्रामों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, या कहीं ऐसे अपने धार्मिक मजहब प्रोग्रामों में जाते हैं, किस चीज की आखिर कमी है कि आज जो हमारी, मैं समझता हूं जो मानसिकता पहले थी वही आज खड़ी है। इसीलिए मुल्क के अंदर हालात, जैसे आपने अभी नू का जिक्र किया है, मणिपुर का जिक्र किया है, या दूसरे ममालिक और दूसरे मुल्क के हालात आप लोगों के सामने बताए हैं। क्या इस पर रिसर्च करने की जरूरत है? और अगर जरूरत नहीं है तो मैं आदरणीय सभी से एक हाथ जोड़कर अपील करूंगा, सवाल है मेरा कि आखिर ये हमारी मानसिकता कब बदल जाएगी, दूर हो जाएगी, ताकि हम आपस में इस मुल्क को, जो कभी सोने की चिड़िया होता था, जो कभी सोने की चिड़िया होता था, उस तरक्की के रास्ते पर, उस पथ पर कब तक ले जाने का आखिर हम ये आपसे, आपके विज्ञान की रोशनी में इंतजार करें कि आप हमें वक्त बताइए, समय सीमा बताइए कि आने वाले वक्त में, इस वक्त तक जाना हमारे मुल्क की 36 बिरादरी के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। मेरा सवाल है कि मानसिकता के ऊपर। शुक्रिया। कुछ लोग भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान शब्द एक साइंटिफिक है अगर उसको देखा जाए तो, क्योंकि भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, क्योंकि 5 तत्वों के मेल से ये चीज बनी है। अगर किसी को एक भी चीज ना मिले तो आदमी या कोई भी जीव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान जो शब्द है ना वो साइंटिफिक है, लेकिन उसको जो परोसने वाले हैं
वो गलत तरीके से लोगों के बीच में एक आस्था के रूप में परोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है समाज के अंदर वो है शिक्षा की, क्योंकि लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं है, क्योंकि शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। आज धर्म की शिक्षा लेते हैं लेकिन एकेडमिक शिक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा है नहीं हमारे समाज में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं इसी के ऊपर, मैंने अगर कुछ बात गलत कही हो तो सर मैं माफी चाहता। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और संस्कृत के अंदर हमने एक सूक्ति पढ़ी थी, सा विद्या या विमुक्तये, जिसका उस टाइम जिस समय हम पढ़ते थे उसका अर्थ ये निकाला था, ये हमें समझाया गया था कि विद्या वो है जो जन्म मरण से मुक्ति दिलवाए। तो अब जब से मैंने ज्ञान विज्ञान समिति में काम करना शुरू किया तो मैं उस अर्थ को भूल गया, लेकिन मैंने ये जाना कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। विद्या वो है, ज्ञान वो है, शिक्षा वो है जो हमें अंधविश्वास से मुक्ति दिलाए, जो हमें बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, जो हमें धर्मांधता से मुक्ति दिलाए, जो हमें अनेक जो बुराइयां हैं हमारे समाज में उनसे मुक्ति दिलाए। ये असली अर्थ उस सूक्ति का मैंने लगाया है वैज्ञानिक जागरूकता आने के बाद। तो साथियों, अर्थ शब्द वही हैं, अर्थ अपने अपने हिसाब से जो लोग हैं वो हमारे सामने परोसते हैं, लेकिन हमने समझना है कि वो अर्थ सही होगा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकला अर्थ सही होगा। बस इसी बात को मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। धन्यवाद। क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, गर्दन हिलानी होती है बस, इसमें कोई मेहनत नहीं है। हर चीज को सुनो और हाँ मान लो उसको, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है, जांचना परखना, तर्क की कसौटी पर उसको परखना होता है। इसलिए अनविश्वासी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कीजिए। कुछ और साथियों